नोटरी या नोटरी पब्लिक या अन्य जो नोटरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनको गुजरात उच्च न्यायालय का एक निर्णय है, आदेश है। करीम भाई दादा मियाँ पीरजादा बनाम गुजरात राज्य, ये 12 फरवरी 2016 का ये आदेश है। इसको हम अच्छी तरह समझेंगे ताकि इसमें जो भी आने वाले दिनों में चुनौतियां जो आएंगी उसका डटकर सामना कर सकें। तो ये जो निर्णय है, आदेश है, वो इस प्रकार है। याचिकाकर्ता ने 3 दिसंबर 2014 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत नोटरी के रूप में प्रैक्टिस करने का उनका प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया था और उन्हें नोटरी के रूप में प्रैक्टिस करने से अस्थायी रूप से रोक लगा दिया गया था। याचिकाकर्ता ने दिसंबर 1984 में गुजरात बार काउंसिल की सूची में प्रवेश किया। गुजरात सरकार द्वारा नोटरी के रूप में नियुक्त किया गया और 5 जुलाई 2002 को प्रैक्टिस करने के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। याचिकाकर्ता के खिलाफ 24 मार्च 2014 को शिकायत दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने 28 फरवरी 2008 को मनीबेन नामक व्यक्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी को रामदेव भाई सुका भाई मोधवाडिया नामक व्यक्ति के पक्ष में नोटरीकृत किया, जो एक फर्जी दस्तावेज था। शिकायतकर्ता ने कहा कि उक्त मनी बेन ने उनकी मां का प्रतिरूपण किया, जिनकी मृत्यु 8 मार्च 1979 को हो गई थी, और यहाँ तक कि उनके प्रवेश का उत्तराधिकार भी 7 जुलाई 2002 को प्रमाणित किया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता को कानूनी विभाग के उप सचिव द्वारा 3 मई 2014 को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा गया। याचिकाकर्ता ने 12 मई 2014 को लिखित जवाब दाखिल किया। सक्षम प्राधिकारी ने 21 नवंबर 2014 को अपनी जांच रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता नोटरी ने नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 10D के तहत गंभीर कदाचार किया है, जिसके लिए नोटरी नियम 1956 के नियम 13 के उपनियम 12 में उल्लिखित किसी भी दंड को लागू करना उचित है। सक्षम प्राधिकारी ने उचित आदेश पारित करने के लिए मामले को उपयुक्त सरकार यानी राज्य सरकार को भेज दिया। विवादित आदेश के परिणाम स्वरूप वर्तमान रिट याचिका में इसे चुनौती दी गई। अब याचिका का विरोध करते हुए गुजरात सरकार के कानूनी विभाग में अवर सचिव के पद पर कार्यरत श्री DM भाभोर ने प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से हलफनामा दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडात्मक आदेश याचिकाकर्ता को सुनवाई के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद दिया गया था। यह कहा गया कि मनीबेन प्रभुदास कनौजिया के नाम से विवादित दस्तावेज 28 जनवरी 2008 को नोटरीकृत किया गया था, जबकि उक्त मनीबेन की मृत्यु उक्त तिथि से बहुत पहले हो गई थी, जिससे पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने संबंधित व्यक्ति की पहचान करने में उचित सावधानी नहीं बरती और पहचान प्रमाण के सत्यापन के बिना ही नोटरीकृत किया। याचिका में उठाए गए इस तर्क के संबंध में याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने का निर्णय नियमों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा नहीं किया गया था। जवाबी हल्फनामे में प्रस्तुत किया गया कि विधि विभाग के अवर सचिव केवल राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के संप्रेषक थे तथा याचिकाकर्ता के विरुद्ध अंतिम निर्णय लेने में अवर सचिव की कोई भूमिका नहीं थी। निजी प्रतिवादी संख्या 2 ने भी हल्फनामा दाखिल करने के याचिकाकर्ता की प्रार्थनाओं पर आपत्ति जताई, जिसमें तर्क दिया गया कि उनकी मां मनीबेन पहले से ही जीवित नहीं थी और यहां तक कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता के सामने किसी अन्य वृद्ध महिला को पेश किया गया और याचिकाकर्ता ने बिना पहचान किए उस दस्तावेज को नोटरीकृत कर दिया जो मनीबेन के किसी अन्य के नाम पर दिया गया पावर ऑफ अटर्नी है। यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता की ओर से की गई चूक इतनी गंभीर है कि उसे किसी भी तरह की नरमी से नहीं देखा जा सकता कि धोखाधड़ी वाले पावर ऑफ अटर्नी के परिणाम स्वरूप संपत्ति की बिक्री का लेन देन हुआ और
प्रविष्टि के लिए किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि पूरा धोखाधड़ी वाला आचरण एक घटना से संबंधित था जिसमें एक प्रसिद्ध बायोटेक वैज्ञानिक राजन दामोदर किलाकर की विभिन्न संपत्तियों को हड़पने के लिए हत्या करने का प्रयास किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मेहुल एस शाह, विद्वान अधिवक्ता श्री जय ठक्कर, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से विद्वान सहायक सरकारी वकील सुश्री ज्योति भट्ट तथा निजी प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विलास गोस्वामी को सुना गया। पक्ष के प्रस्तुतिकरण पर विचार करने से पहले प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों पर विचार करना उपयोगी होगा। नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 10 अधिनियम की धारा 4 के अनुसार बनाए गए नोटरी के रजिस्टर से नाम हटाने की विधि से संबंधित है। धारा 10 इस प्रकार है: 10 रजिस्टर से नाम हटाना। किसी नोटरी के नियुक्ति करने वाली सरकार आदेश द्वारा धारा 4 के तहत उसके द्वारा बनाए गए रजिस्टर से नोटरी का नाम हटा सकती है यदि वह उस आशय का अनुरोध करता हो या उसने कोई निर्धारित फीस नहीं दी है जिसका भुगतान किया जाना अपेक्षित है, या वह अनुन्मोचित दिवालिया है, या निर्धारित तरीके से जांच करने पर ऐसे व्यावसायिक या अन्य कदाचार का दोषी पाया गया जो सरकार की राय में उसे नोटरी के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य बनाता है, या किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अक्षमता से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, या अपने व्यवसाय के प्रमाण पत्र का नवीकरण नहीं कराता है। और प्रत्येक ऐसी शिकायत में लिखित विवरण अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात बेकाज और चूक जो सिद्ध हो जाने पर उस व्यक्ति को नोटरी बनने के अयोग्य बना देंगे जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है। शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य। समुचित सरकार ऐसी शिकायत को जो उचित प्रारूप में न हो या जिसमें पूर्वोक्त विवरण न हो, शिकायतकर्ता को ऐसी आपत्तियों के अनुपालन के पश्चात तथा समुचित सरकार द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर अभिआवेदन के लिए वापस कर देगी, बशर्ते कि यदि किसी शिकायत में विषय वस्तु उक्त सरकार की राय में किसी पिछली शिकायत के समान ही है या उसके अंतर्गत आती है और यदि कोई अतिरिक्त आधार नहीं है तो उक्त सरकार बिना किसी अतिरिक्त कार्रवाई के उक्त शिकायत दर्ज करेगी और शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित करेगी। शिकायत प्राप्त होने के सामान्यतः 60 दिन के भीतर समुचित सरकार उसकी एक प्रति नोटरी को नोटरी रजिस्टर में दर्ज उसके पते पर भेजेगी। जहां समुचित सरकार द्वारा स्व प्रेरणा से जांच शुरू की जाती है वहां समुचित सरकार नोटरी को एक विवरण भेजेगी जिसमें उसके विरुद्ध आरोप या आरोपों का उल्लेख होगा। साथ ही ऐसे आरोप या आरोपों के समर्थन में जिन मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्यों पर भरोसा किया गया है उनका विवरण भी होगा। वह नोटरी जिसके विरुद्ध जांच आरंभ की गई है उपनियम 4 के अधीन शिकायत की प्रति या उपनियम 4 क के अधीन आरोपों के कथन की प्रति जैसी भी स्थिति हो उसे तामील किए जाने के 14 दिन के भीतर या समुचित सरकार द्वारा बढ़ाए गए समय के भीतर उस सरकार को अपने बचाव में एक लिखित कथन अग्रेसित कर सकेगा जिसे सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले अभिवचन के समान सत्यापित किया गया हो। यदि संबंधित नोटरी लिखित कथन यदि कोई हो तथा अन्य सुसंगत दस्तावेजों और कागजातों के अवलोकन पर समुचित सरकार को लगता है कि ऐसे नोटरी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो समुचित सरकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले में जांच कराएगी। यदि समुचित सरकार की राय है कि संबंधित नोटरी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है तो शिकायत या आरोप दायर किया जाएगा तथा शिकायतकर्ता और संबंधित नोटरी को तदनुसार सूचित किया जाएगा। इस नियम के अधीन नोटरी को जारी किया गया प्रत्येक नोटिस उसे पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा। यदि ऐसा कोई नोटिस इस बात का पृष्ठांकन किए बिना वापस आ जाता है कि प्राप्तकर्ता ने नोटिस स्वीकार करने से इनकार कर दिया है तो नोटिस प्रेषण की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर बिना तामील किए वापस नहीं आता है तो यह माना जाएगा कि नोटिस नोटरी को सम्यक रूप से तामील कर दिया गया है। समुचित सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपने ज्ञान में लाए गए सभी तथ्यों को रखे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए सुसंगत है। जिस नोटरी के विरुद्ध कार्रवाई की गई हो उसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष स्वयं अथवा किसी विधि व्यवसायी अथवा किसी अन्य नोटरी के माध्यम से अपना बचाव करना
का अधिकार होगा। इन नियमों में अन्यथा प्रावधान के सिवाय सक्षम प्राधिकारी को जांच से संबंधित अपनी प्रक्रिया को ऐसे तरीके से विनियमित करने की शक्ति होगी जैसा वह आवश्यक समझे, और जांच के दौरान गवाहों की जांच कर सकती है और कोई अन्य मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा जिसमें उसे जांच का जिम्मा सौंपा गया है। 12 का को समुचित सरकार सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करेगी और यदि उसकी राय में आगे की जांच आवश्यक हो तो वह आगे की जांच करवा सकती है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे की रिपोर्ट प्रस्तुत करवा सकती है। यदि सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात समुचित सरकार की यह राय है कि नोटरी के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए तो समुचित सरकार आदेश दे सकती है। व्यवसाय प्रमाण पत्र रद्द करना तथा नोटरी को व्यवसाय से हमेशा के लिए वंचित करना या उसे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रैक्टिस से निलंबित करना या नोटरी के कदाचार की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। 13 हटाने की अधिसूचना। किसी नोटरी का नाम नोटरी के रजिस्टर से हटाने की अधिसूचना जैसा भी मामला हो राजपत्र में अधिसूचना की जाएगी और संबंधित नोटरी को लिखित रूप से भी सूचित किया जाएगा। 5(2) वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 10 के उपखंड डी के तहत दंडात्मक आदेश इस आधार पर पारित किया गया कि याचिकाकर्ता कदाचार का दोषी था। दंड लगाने के लिए नियम 13(12)(b)(i) को लागू किया जाता है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का पहला तर्क यह था कि विवादित आदेश कानून की दृष्टि से गलत है क्योंकि इसमें याचिकाकर्ता को नोटरी के रूप में प्रैक्टिस करने से हमेशा के लिए वंचित करने का दंड लगाया गया है जिसे शुरू से ही स्वीकार किया जा सकता है। इसके समर्थन में भी काशी प्रसाद सक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1967 ऑल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय दिया गया 73 पर भरोसा किया था जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय नोटरी नियम 1956 के नियम 13(12)(b) की व्याख्या अधिनियम की धारा 10 के प्रावधान के संबंध में की थी और नियम 13(12)(b) को अवैध माना था जहां तक यह नोटरी को प्रैक्टिस से अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने की सजा का प्रावधान करता है। इस आधार पर उक्त नियम अधिनियम की धारा 10 के दायरे से परे है जो अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने का ऐसा दंड लगाने का अधिकार नहीं देता है। 6(1) उच्च न्यायालय ने इस प्रकार कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार उपधारा 2 के आरंभिक शब्दों या उस प्रावधान में उल्लिखित किसी भी खंड द्वारा उससे प्रदत्त सामान्य शक्ति के तहत नियम बना सकती है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि कोई नियम उस कानून में निहित प्रावधान के विरुद्ध नहीं हो सकता जिसके तहत नियम बनाए गए हैं। धारा 10 या अधिनियम की कोई अन्य धारा राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 4 के तहत बनाए गए रजिस्टर से नोटरी का नाम हटाने से कोई शक्ति प्रदान नहीं करती है। इसलिए अधिनियम की धारा 15 और उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त सामान्य शक्तियां भी केंद्र सरकार को ऐसा नियम बनाने का अधिकार नहीं दे सकती है जो अधिनियम की धारा 10 के दायरे से बहुत आगे तक जाता हो। दूसरे शब्दों में, जब अधिनियम की धारा 10 समुचित सरकार को किसी व्यक्ति को नोटरी के रूप में अभ्यास करने से हमेशा के लिए रोकने की शक्ति नहीं देती है और उस शक्ति को नोटरी के रजिस्टर से नाम हटाने तक सीमित रखती है, तो नोटरी के रजिस्टर से नाम हटाने की शक्ति नियमों के तहत उन्हें हमेशा के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। इसने आगे तर्क दिया, यदि किसी व्यक्ति का नाम नोटरी के रजिस्टर से हटा दिया जाता है तो उसके फिर से आवेदन करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन एक बार जब उसे हमेशा के लिए रोक दिया जाता है तो वह फिर कभी आवेदन नहीं कर सकता। धारा 10 या अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत सरकार के पास हमेशा के लिए रोक लगाने की कठोर सजा देने का अधिकार नहीं है। इसलिए हमारी राय में नियम 13(12)(b) जहां तक यह उचित सरकार को नोटरी को प्रैक्टिस से अस्थायी रूप से रोकने के लिए अधिकृत करता है, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति से परे है और इस कारण से अवैध है। इसलिए राज्य सरकार का आदेश जहां तक यदि याचिकाकर्ता अपीलकर्ता को नोटरी के पेशे का अभ्यास करने से हमेशा के लिए रोकता है। HCNI पेज 8 of 24 क्रेडिटेड ऑन फरवरी 28/1/2003 अधिकार क्षेत्र के बिना और इसे रद्द किया जा सकता है। हम यह भी बताना चाहेंगे कि नियम 13 का शीर्षक नोटरी
नोटरी के पेशेवर और अन्य कदाचार के आरोपों को जांच है। परिणाम स्वरूप वह नियम अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 2 में निहित सामान्य शक्तियों के तहत नहीं बल्कि क्लॉज 13 के तहत तैयार किया गया है। अधिनियम की धारा 15(2) के जी यह खंड केंद्र सरकार को नोटरी के व्यवसाय के अन्य कदाचार के आरोपों की जांच किस तरह की जा सकती है यह प्रावधान करते हुए नियम बनाने की अनुमति देता है। नोटरी की जांच किस तरह की जा सकती है इस अभिव्यक्ति में अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने की शक्ति को नहीं समझा गया है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने की शक्ति मुख्य वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए नियम के आधार पर उक्त दंड निर्धारित और लगाया नहीं जा सकता। किसी व्यक्ति को हमेशा के लिए प्रतिबंधित करने के आदेश की अनुमति देने वाला नियम अधिनियम धारा 15(2) जी के दायरे से बाहर होगा और इस कारण से भी शून्य होगा। 6(2) इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त नियम को निरस्त करने में निर्धारित कानून सही है। यह न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्णय का समर्थन करता है। यह नियम जहां तक अस्थायी निषेध का प्रावधान करता है मुख्य प्रावधान के साथ असंगत नहीं हो सकता। इसलिए जब याचिकाकर्ता नोटरी को अभ्यास से अस्थायी निषेध के साथ दंडित किया जाता है तो विवादित आदेश टिक नहीं सकता। दूसरे स्थान पर याचिकाकर्ता के विधान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि उचित सरकार अर्थात राज्य सरकार को जुर्माना लगाने से पहले याचिकाकर्ता को नोटिस देना चाहिए था। चूँकि याचिकाकर्ता को जुर्माने के बारे में अपना मामला प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं मिला, इसलिए अंतिम आदेश कानून की दृष्टि से अमान्य था। इसके अलावा यह दलील दी गई कि दंड कदाचार की गंभीरता के अनुरूप होना चाहिए। इस तर्क को विस्तृत और विकसित करते हुए यह दलील दी गई कि यह शायद ही कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने कदाचार किया है। पेशेवर कदाचार तो दूर की बात है। विद्वान वकील ने आगे दलील दी कि अधिनियम की धारा 10(d) पेशेवर या अन्य कदाचार की बात करती है। यह दलील दी गई कि दंड तय करते समय कथित और साबित किए गए कदाचार की प्रकृति और डिग्री एक प्रासंगिक विचार है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार अगर प्रस्तावित दंड के लिए नोटिस दिया गया होता तो याचिकाकर्ता यह समझाने के लिए अपना मामला पेश कर सकता था कि भले ही आरोपों को बिना स्वीकार करने के लिए साबित कर दिया गया हो, लेकिन यह किसी विशेष दंड का हकदार नहीं है। 6(5) इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने सद्भावनापूर्वक कार्य किया क्योंकि वृद्ध महिला दस्तावेज पर अपनी तस्वीर चिपकाकर आई थी और साथ आए व्यक्ति श्री कमलेश भाई भद्रेचा ने उसकी पहचान की थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने न तो कोई लाभ उठाया, न ही कोई भ्रष्ट कार्य किया, न ही इस तरह के इरादे से काम किया। 80 वर्षीय महिला जो पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए आई थी और जिसकी पहचान तस्वीर चिपकाकर की गई थी के साथ सहानुभूति रखते हुए उसने नोटरीकृत किया, जो किसी भी तरह के कदाचार की श्रेणी में नहीं आता। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया, यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता की ओर से किया गया आचरण लापरवाही या देखभाल की कमी का सबसे अच्छा उदाहरण था। लेकिन यह HCNIC पेज 10 में 24 रविवार फरवरी 28 यानी 1/23 अब IST 2016 को बनाया गया कदाचार की श्रेणी में नहीं आता। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार नोटरी के लाइसेंस को रद्द करने की सजा देने के लिए आपराधिक कार्रवाई के समान मेंस रिया का तत्व आवश्यक है। उन्होंने दलील दी कि यह आचरण इतना गंभीर नहीं था कि इसे नैतिक अधमता के रूप में माना जाए और सजा को उचित ठहराया जा सके। इसलिए दलील दी गई कि जब जुर्माना लगाने से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया गया तो याचिकाकर्ता को जुर्माने के लिए उपरोक्त पहलू पेश करके अपने मामले का बचाव करने के अवसर से वंचित किया गया। उपरोक्त सभी दलीलों स्वतंत्र रूप से पेश की गई और तर्क को पृष्ठ करने के लिए भी कि उक्त कारणों से वंचित सरकार को लगाए जाने वाले जुर्माने के पहलू पर अपना दिमाग लगाना आवश्यक था। इसलिए भी जुर्माना लगाए जाने से पहले यह नोटिस एक अपरिहार्य आवश्यकता थी। यह प्रस्तुत किया गया कि इस तरह से भी याचिकाकर्ता को बचाव के अवसर से वंचित किया गया और उसे जुर्माने के पहलू पर अपना मामला पेश करने का कोई अवसर नहीं मिला। इससे
उसके लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ और पूरा निर्णय गलत साबित हुआ। उपयुक्त मामले पर याचिकाकर्ता की दलील पर आपत्ति जताते हुए विद्वान सहायक सरकारी वकील ने जोर देकर कहा कि जुर्माना लगाने से पहले नोटिस जारी करना जरूरी नहीं है, क्योंकि नियमों में कहीं भी इस तरह के नोटिस का प्रावधान नहीं है। यह दलील दी गई कि याचिकाकर्ता के पास जांच के दौरान अपने खिलाफ लगे आरोपों का जवाब देने के लिए बचाव का अवसर था, और जब नियमों में जुर्माने के चरण में दूसरे कारण बताओ नोटिस देने की बात नहीं थी, तो यह दलील सही नहीं हो सकती। विद्वान एपीजे के अनुसार इसलिए ऐसी आवश्यकता को प्राकृतिक न्याय का हिस्सा नहीं माना जा सकता और प्रस्तावित जुर्माने के बारे में नोटिस न देना प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। नोटिस के खिलाफ की जाने वाली जांच के संबंध में नियम 13 की तरफ पूरी प्रक्रिया का विश्लेषण और सारांश किया जा सकता है। इससे इस सवाल का जवाब खोजने का मौका मिलेगा कि प्रस्तावित दंड के बारे में नोटिस देना जरूरी है या नहीं। नोटिस के खिलाफ जांच दो तरीके से शुरू की जा सकती है, या तो उपयुक्त सरकार द्वारा स्वप्रेरणा से उपयुक्त सरकार शब्द को धारा 2A में परिभाषित किया गया। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नोटरी के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नोटरी के संबंध में राज्य सरकार द्वारा तरीका जिसमें कदाचार के लिए नोटरी के खिलाफ जांच की जा सकती है वह फॉर्म 13 में प्राप्त शिकायत पर है। ऐसे मामले में जहां जांच शिकायत के आधार पर शुरू की जाती है, ऐसी शिकायत में नियम 13 के उपनियम 3 में उल्लिखित विवरण शामिल होना चाहिए। शिकायत का प्रारूप निर्धारित है। उपधारा 3 के तहत सक्षम सरकार उचित प्रारूप में नहीं या अपेक्षित विवरण न होने पर शिकायत वापस कर देगी। लगातार शिकायत के मामले में यदि अंतिम शिकायत में वही आरोप पाए जाते हैं और कोई अतिरिक्त आधार नहीं है, तो सरकार बिना किसी अतिरिक्त कार्रवाई के ऐसी शिकायत दर्ज करेगी। उपयुक्त सरकार को शिकायत की तारीख से 60 दिनों के भीतर शिकायत की प्रति नोटरी को भेजनी होगी। जहां स्वप्रेरणा से जांच शुरू की गई वहां नोटरी को आरोप या आरोपों को निर्दिष्ट करने वाला विवरण तथा साथ ही उन साक्ष्यों विवरण प्रस्तुत किया जाएगा जिस पर भरोसा किया गया है। नोटरी को आरोपों के विवरण पर लिखित उत्तर दाखिल करने का अधिकार है। यदि समूची सरकार का मानना है कि नोटरी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो वह उसके साथ सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से जाँच करवा सकती है। जहाँ समूची सरकार की राय है कि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है, वहाँ शिकायत दर्ज नहीं कराएगी। सरकार जांच करने वाले सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्राधिकारी के ज्ञान में आने वाले सभी प्रासंगिक तथ्य रखेगी जिसे नोटरी के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। उसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या किसी कानूनी व्यवसाय या किसी अन्य नोटरी के माध्यम से बचाव करने का अधिकार दिया जाता है। सक्षम प्राधिकारी के पास अपने द्वारा की जाने वाली जाँच की प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिकार है। नियम 13 के उपनियम 11 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उपनियम 12 के तहत रिपोर्ट पर उचित सरकार द्वारा विचार किया जाना है। उचित सरकार आगे की जांच और आगे की रिपोर्ट का कारण बन सकती है अगर उसकी राय में मामले के तथ्यों में ऐसा करना आवश्यक है। यदि रिपोर्ट पर विचार करने के बाद उचित सरकार नोटरी के खिलाफ कार्रवाई करने की राय बनाती है, नोटरी को दंडित करने का आदेश दिया जा सकता है। नियम 12 के उपखंड बी के तहत निर्धारित दंड इस प्रकार है: प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र रद्द करना और नोटरी को प्रैक्टिस से हमेशा के लिए प्रतिबंधित करना, उसे एक निश्चित अवधि के लिए प्रैक्टिस से निलंबित करना, सिद्ध कदाचार की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार उसे चेतावनी देकर छोड़ देना, नोटरी के रजिस्टर से नोटरी का नाम हटाने की स्थिति में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी तथा संबंधित नोटरी को सूचित किया जाएगा। उपयुक्त योजना से यह स्पष्ट है कि नियम 13 के तहत नोटरी द्वारा किए गए व्यवसाय या अन्य कदाचार के आरोपों की जांच 2 चरणों में की जानी है। सबसे पहले मामले की जांच उपयुक्त सरकार द्वारा की जाएगी और उपयुक्त मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे की जांच की जाएगी। जब सक्षम प्राधिकारी को उपयुक्त सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाएगा, दूसरे शब्दों में 2 अलग अलग प्राधिकारी हैं जो नोटरी के खिलाफ आरोपों की जांच में शामिल होंगे। नियमों के अनुसार दोनों चरणों में नोटरी के लिए बचाव का अधिकार उत्पन्न होता है। HCNIC अधिनियम की धारा 10 और नियम 13 को एक साथ पढ़ने की आवश्यकता होगी। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का विस्तार, उसकी प्रयोज्यता की स्थिति और उस किसी प्रावधान में सुनवाई के अधिकार को शामिल करना, भले ही प्रावधान ऐसे पालन के लिए मौन हो, को कुछ शीर्ष निर्णयों के संदर्भ में समझा जा सकता है। SL कपूर बनाम जगमोहन इसमें न्याय की सीमा और ऑल टर्म पार्ट टर्म नियम के पहलू से निपटा, यह देखते हुए कि यह हमेशा एक आवश्यक
अनुमान नहीं है कि यदि एक प्रावधान में अवसर स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है और दूसरे में ऐसा नहीं किया गया तो अवसर को उस अन्य प्रावधान से बाहर रखा गया माना जाना चाहिए। यह देखा गया है कि यह ध्यान में रखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण विचार हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण विचार यह है कि क्या कार्रवाई से नागरिक परिणाम सामने आए हैं। सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या उप राज्यपाल द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका समिति को कार्यकाल समाप्त होने से पहले पंजाब नगरपालिका अधिनियम की धारा 238 वन के तहत शक्तियों का प्रयोग करने से पहले संबंधित नगरपालिका समिति के सदस्य को नोटिस देना आवश्यक था। यह माना गया कि तथ्य यह है कि किसी व्यक्ति सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न के संबंध में अधिनियम की धारा 16 में संबंधित सदस्य को स्पष्ट रूप से अवसर प्रदान किया गया है, जबकि धारा 28 वन में ऐसा अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जिससे यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता कि धारा 238 के तहत कार्रवाई के लिए प्राकृतिक न्याय के नियम का पालन आवश्यक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की प्राकृतिक न्याय की आवश्यकता तभी पूरी होती है जब प्रस्तावित कार्रवाई के मद्देनजर प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाता है। प्राकृतिक न्याय की मांग में तब भी पूरी नहीं होती जब जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसने वह जानकारी दे दी, उसे उस पर कार्रवाई आधारित है। अगर यह जानकारी आकस्मिक रूप से या किसी अन्य उद्देश्य से दी गई हो, इसका मतलब यह नहीं है कि अवसर दोहरा अवसर होना चाहिए, यानी तथ्यात्मक आरोपों पर एक अवसर और प्रस्तावित दंड दूसरा अवसर दोनों को एक में मिलाया जा सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उसे पता होना चाहिए कि उसे उन आरोपों को पूरा करने की आवश्यकता है जिसके कारण उसके खिलाफ एक निश्चित कार्रवाई की जा सकती है। अगर यह ज्ञात हो जाता है तो आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। पैरा 7(1) सहारा इंडिया फॉर्म लखनऊ बनाम आयकर आयुक्त सेंट्रल 1 और अन्य 2008-14 ACC 15 में आयकर अधिनियम की धारा 142(2)(a) के प्रावधानों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने इस सुस्थापित सिद्धांत को रेखांकित किया कि सिविल परिणामों वाले किसी भी आदेश में पूर्ण निर्णयात्मक सुनवाई के पालन की आवश्यकता होगी। भले ही उक्त प्रावधानों में प्राकृतिक न्याय के पालन का प्रावधान नहीं था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्राकृतिक न्याय को प्रावधानों में पढ़ा जाना चाहिए। यह कहा गया कि चूंकि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 142(2)(a) के तहत शक्ति का प्रयोग गंभीर सिविल परिणामों की ओर ले जाता है, इसलिए कदाचार को पूर्व निर्णयात्मक सुनवाई का अवसर देने के लिए स्पष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति में और करदाता को उचित अवसर देने पर रोक लगाने वाले प्रावधान की अनुमति में भी कदाचार के पूर्व निर्णयात्मक सुनवाई का अवसर देने के लिए स्पष्ट प्रावधान है। अनुपस्थिति में भी करदाता को पूर्व निर्णयात्मक सुनवाई का अवसर देने पर रोक लगाने वाले करदाता को पूर्व निर्णयात्मक सुनवाई के पालन की आवश्यकता नहीं है। 24 में से रविवार फरवरी 28 ST 2016 को बनाया गया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को उक्त प्रावधान में पढ़ा जाना चाहिए। न्यायालय ने देखा कि प्राकृतिक न्याय के नियम मूर्त नियम हैं। सामान्य रूप के तहत विकसित प्राकृतिक न्याय का अंतर्निहित सिद्धांत राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने प्रयोग को रोकना है। सिद्धांत निष्पक्ष रूप से कार्य करने के कर्तव्य को दर्शाता है। यह देखा गया है कि नियम केवल उन क्षेत्रों में ही लागू हो सकते हैं जो किसी वैध रूप से बनाए गए कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं। गोरखा सुरक्षा सेवा, ये भी साइटेशन है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच अनुबंध के प्रतिवादियों को अपीलकर्ता फॉर्म को काली सूची में डालने के लिए विशेष रूप से सशक्त बनाया गया। इसलिए जब अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त कारण बताओ नोटिस में स्पष्ट रूप से किसी भी कार्रवाई उल्लेख किया गया है जिस सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित माना जा सकता है, तो अपीलकर्ता आसानी से कल्पना कर सकता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई में अपीलकर्ता फॉर्म को काली सूची में डालना शामिल हो सकता है। दोनों पक्षों के बीच अनुबंध की स्पष्ट शर्तों पर विचार करते हुए प्रतिवादी के लिए अपीलकर्ता को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावित काली सूची में डालने का विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हालांकि मुख्य मुद्दा प्रस्तावित कार्रवाई को बताने की आवश्यकता से संबंधित है और सर्वोच्च न्यायालय का इस प्रकार से भी है कि नैसर्गिक न्याय पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से
इस बात से समर्थन में अतिरिक्त और महत्वपूर्ण कारण यह कि जुर्माने के रूप में सूचना देना प्राकृतिक न्याय के एक भाग के रूप में आवश्यक हो जाता है, जो नियम 13 की योजना और नोटरी के खिलाफ जांच के दंडात्मक कार्रवाई के लिए इसके तहत परिकल्पित कुल तंत्र से उपलब्ध है। नोटरी के खिलाफ जांच करने वाला प्राधिकारी और जुर्माने का आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी अलग अलग है। यह सक्षम प्राधिकारी है जो नोटरी के खिलाफ कदाचार के आरोपों को जांच करने और उपयुक्त सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भूमिका निभाता है। नियम में सक्षम प्राधिकारी की जांच रिपोर्ट देने का प्रावधान नहीं है जिसमें नोटरी को कदाचार के आरोप के लिए दोषी ठहराया गया है। ऐसी रिपोर्ट के और उनके निष्कर्ष प्रस्तावित जुर्माने का आधार बनेंगे जो उपयुक्त सरकार द्वारा लगाया जाएगा। जुर्माना लगाने का कार्य उपयुक्त सरकार का है। इसके अलावा नियम 13 के उपनियम 12 के खंड में विभिन्न प्रकार के दंडों का उल्लेख है, जुर्मान जिसमें से उसका सरकार द्वारा लगाए गए दोनों दंडों में से किसी एक को चुनेगी। उपयुक्त सरकार द्वारा दंड लगाने की प्रक्रिया में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई जांच की रिपोर्ट पर विचार करके दिमाग लगाना, उचित दंड के बारे में राय बनाना और नोटरी के खिलाफ कथित और साबित किए गए कदाचार की प्रकृति और गंभीरता के पहलू अपरिहार्य पहलू हैं। उपयुक्त को ध्यान में रखते हुए एक दोषी नोटरी को प्रस्तावित खंड पर बचाव करने का अवसर दिया जाना चाहिए। नोटरी उचित रूप से कम करने वाली परिस्थिति और परिचर पहलुओं और अन्य प्रासंगिक विचारों को इंगित करके बचाव के अधिकार का दावा कर सकता है ताकि उन्हें लगाए गए दंडों में से एक के आरोपण, चयन और विचार करने में उचित सरकार के साथ तुलना पड़े। उपयुक्त दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि नोटरी नियम 1956 के नियम 13 में प्रस्तावित दंड के बारे में नोटरी को नोटिस देने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ऐसी आवश्यकता को प्राकृतिक न्याय के पालन के हिस्से के रूप में पढ़ा जाना चाहिए जिसके बिना कार्रवाई का सामना कर रहे नोटरी को पक्षपात का सामना करना पड़ा। इसलिए प्रस्तावित दंड के संबंध में नोटिस को नोटरी के खिलाफ पेशेवर या अन्य कदाचार के संबंध में जांच करने के उद्देश्य से नियम 13 की योजना में एक अंतर्निहित आवश्यकता के रूप में माना जाना चाहिए, जिसके कारण उसे के खिलाफ दंडात्मक आदेश पारित किया गया है। उपयुक्त चर्चा के विवादित आदेश कम से कम 2 पूर्वोक्त आधारों पर कानून में टिकने योग्य नहीं है। सबसे पहले याचिकाकर्ता पर नोटरी के रूप में प्रैक्टिस करने से अस्थायी रूप से रोक लगाने का दंड कानून में लगाया जाने वाला दंड नहीं है। काशी प्रसाद सक्सेना में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून एक अच्छा कानून है और इस आधार पर आदेश को अवैध घोषित करने के लिए लागू होगा। दूसरे याचिकाकर्ता के खिलाफ विवादित आदेश प्रस्तावित दंड के बारे में याचिकाकर्ता को नोटिस न दिए जाने के कारण अमान्य हो गया, जिससे याचिकाकर्ता को बचाव करने और उक्त पहलू पर प्रतिनिधित्व करने से वंचित होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उसके लिए कानून में पूर्वाग्रह पैदा हुआ। विवादित आदेश को उपरोक्त कारणों से रद्द किया जाता है। तो इस प्रकार से जो उनके खिलाफ यानी नोटरी का जो हमेशा के लिए जो व्यवसाय प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया था उसको यानी निचले कोर्ट के आदेश को, सिविल कोर्ट के आदेश को माननीय हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया और इस प्रकार से यानी कि उनको ऐसा कहा गया कि जो सक्षम प्राधिकार है नोटरी को सुनवाई के लिए सक्षम अवसर नहीं प्रदान किया था। और गुजरात उच्च न्यायालय करीमबाई दादा मियाँ पीरजादा बनाम गुजरात राज्य 12 फरवरी 2016 का जो आदेश है उसमें नोटरी हैं उनका फिर से क्या था, जो निचली कोर्ट का जो आदेश था उसको रद्द कर दिया गया और फिर से उनको कार्य करने का अवसर प्रदान किया गया। तो मैं समझता हूँ कि जो भी नोटरी या नोटरी पब्लिक हैं उनको ये नियम उनको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मामला ऐसा है कि एक व्यक्ति है और एक नोटी पब्लिक है, उसके समक्ष एक ऐसा मामला आता है जिसमें एक वृद्ध महिला है जिनका स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन क्या है कि चीटिंग फ्रॉड करके उसी के नाम पर इनसे आके पेपर बना लिया जाता है, जिसके कारण इनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन क्या है फिर गुजरात उच्च न्यायालय उनका जो व्यवसाय प्रमाण पत्र है फिर से उसको रेगुलेट कर देती है। तो ये चैनल जो भी देखेंगे उनको देखने के लिए धन्यवाद।